एक जितने भी बिल लाते हैं और हर बिल में कलेश होता है इनके। ये जानबूझ के ना एक देश में ना हर वक्त ना एक टेंशन पैदा करके रखते हैं। हर आदमी सुबह जो उठता है, किसान हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी है आदमी या व्यापारी है या कोई भी बिजनेसमैन है, हर आदमी टेंशन में उठ रहा है। 10 साल से जितना इन्होंने टॉर्चर जो मचा रखा है ना, पहले तो इनमें क्वालिफिकेशन और क्वालिटी इनकी ऐसी है नहीं और क्वालिफिकेशन है नहीं, एजुकेशन इनकी नहीं है कि ये इस देश को चलाने लायक उन पोस्टों पे पहुंचे जिन पोस्टों पे ये उठ के बैठ गए। ये जो संसद है ना, ये जो 543 बैठे हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ईवीएम का मुद्दा उतना ही गर्म होता जा रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता धर्मवीर चौधरी। क्या कहेंगे, किसानों की क्या राय है ईवीएम पर? देखो, किसानों की ये राय है जिस हिसाब से ना ये एक जितने भी बिल लाते हैं और हर बिल में कलेश होता है इनके। ये जानबूझ के ना एक देश में ना हर वक्त ना एक टेंशन पैदा करके रखते हैं। हर आदमी सुबह जो उठता है, किसान हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी है आदमी या व्यापारी है या कोई भी बिजनेसमैन है, हर आदमी टेंशन में उठ रहा है। 10 साल से जितना इन्होंने टॉर्चर जो मचा रखा है ना, पहले तो इनमें क्वालिफिकेशन और क्वालिटी इनकी ऐसी है नहीं और क्वालिफिकेशन है नहीं, एजुकेशन इनकी नहीं है कि ये इस देश को चलाने लायक उन पोस्टों पे पहुंचे जिन पोस्टों पे ये उठ के बैठ गए। केवल धर्म वर्षा को आप बोल रहे हैं उसके लायक नहीं, वो गद्दी के लायक यार। एक बात बताओ, जो तड़ीपार हो गया हो, तड़ीपार का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कि वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकता, अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकता, अदर स्टेट जाएगा, स्टेट पार करते हैं तड़ीपार को, समझ रहे हैं? और उसके बाद में मोदी जी पे इतने केस चले, चाहे हम नहीं कह रहे कि प्रूव हुआ या ना हुआ, वो पता नहीं है, लेकिन जो अब हम देख रहे हैं ना, जो किसान देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने बोला था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब एमएसपी तो है, लेकिन एमएसपी जो हमारा 4000 रुपए का रेट आना चाहिए, उसकी तुम्हें एमएसपी 1900 रुपए दे रहे हो। तो उस एमएसपी को हम चाटें, खाएं, क्या लपेटे, उसको क्या करें एमएसपी को? और उसमें भी पूरा खरीदा भी नहीं जा रहा। केवल 8% से लेकर 7% तक हमारा जो प्रोडक्ट है, जो किसान पैदा कर रहा है, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, जो भी पैदा करता है, केवल 7-8% आ रहा है। उसमें भी ज्यादा गन्ना है और गन्ने के बाद में भी गन्ने का कोई रेट नहीं दिया अभी तक भी। अब कितना सीजन चल गया? 3 महीने से सीजन चल रहा है और 3 महीने से अभी तक भी रेट डिसाइड नहीं है यूपी के का क्या रेट मिलेगा। अब बताओ ना, अंधेरे में ऐसे कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कंपनी बना रही है, सरकार भी इवन अपना रेट है सब। सरकार की कोई चीज ऐसी है कि आज ले लो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद में रेट बता देंगे हम, पैसे तब दे देना। 14 दिन बोले थे, 14 महीने भी पेमेंट नहीं आ रहा है। चलो उसको हम सबर कर लेंगे, 14 महीने में जब भी आया पेमेंट आया, लेकिन उसका रेट तो बता दो। रेट भी नहीं बता रहे। भारत में या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है, तुम मेरा आइटम खरीद के ले जा रहे हो आज, और आज रेट भी नहीं बता रहे हो कि इस रेट में लिया जा रहा तुम्हारा गन्ना। देखो, टोटली मिसगाइड कर रहे हैं, ये देश की जनता को कर रहे हैं। इन्होंने देश बेच दिया है। जितने पीएसयू थे, 28 पीएसयू बेच दिए। इनको 200 गज का भी प्लॉट किसी विभाग का अगर मिल रहा है ना, 200-400 गज का, ये उसे भी बेच रहे हैं। समझ रहे हैं? ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी भी बोली लगा के इन डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट करते हैं, जैसे डीडीए हुआ या जीडीए हुआ, वो तो बेच ही रहे हैं। उसके बाद में सरकारों ने भी एक फॉर्मूला बना लिया कि बेच दो। अब तुम्हें ये सड़क तो कह रहे किसान खुशहाल है। बिल्कुल, किसान कहाँ से खुशहाल हो? कौन सा किसान खुशहाल है? किसान अगर खुशहाल होता तो 35 आत्महत्या रोज हो रही थी। आज पता है तुम्हें 55 आत्महत्या किसान कर रहा है। तो आत्महत्या तो रुकी नहीं और बढ़ गई। दूसरी बात है, इन्होंने तो एक और ले लिया। अब तक बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे थे। देखो सुनो, बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे थे। बच्चे 50 हर रोज, कहीं देख लो आप, तुम कोटा देख लो, कहीं भी देख लो, जॉब नहीं मिल रही है। जॉब जब नहीं मिलेगी बच्चे को, हैराइस जब हो जाएगा, जब हैराइस होने के बाद में उसको क्या डिप्रेशन में हो जाएगा। टेंशन में, डिप्रेशन में आने के बाद में क्या करेगा? वो सुसाइड करेगा। 50 बच्चे तो सुसाइड करते हैं डेली। इस देश को किस ट्रैक पर चढ़ा दिया, हमें तो यही नहीं पता चल रहा। उधर को जवान है, जवान की शहादत दोगुनी हो गई, दोगुनी नहीं 3 गुनी हो गई। जितना आज़ादी के, जैसे 89 से ये शुरू हुआ था, क्या नाम है, जो आतंकवाद है, और 30 साल में उतनी शहादत नहीं हुई जितनी 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में 2014 से 24 के बीच में हो गई। ये बताओ ना। अब देखो, अभी परसों पल्ले दिन का अखबार है, हिंदुस्तान अखबार में पढ़ रहा था, खुद जो हमारा थल सेना अध्यक्ष है वो बोल रहा है कि हमारी कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया है। खुद कुछ ब्रिगेडियर और वो पोस्ट के आदमी बोल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया है। इन्होंने नोटबंदी की थी तो इन्होंने बोला था कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद और माओवादियों की कमर टूटेगी। ये तो और कमर मजबूत हो गई उनकी।
और कमर टूट गई किसान की, मजदूर की, और इस देशवासियों की, मिडिल वर्ग की। देखो एक मिनट सुनो, अंधे होके चलोगे तो दीवार में सर तो लगेगा ही लगेगा, और सर जरूर फूटेगा। जाग जाओ, जो जो जिस हिसाब से संस्था या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी आदमी, अब देखो महमूद पारचा जी और वो दोनों लग रहे हैं, हमारे भानु प्रताप जी जगाने लग रहे हैं ईवीएम पे, जग जाओ यार जग जाओ। तुम्हारा मत वहां नहीं जा रहा जहां तुम दे रहे हो। जब मत ही तुम्हारा, तुम डिसाइड कर रहे हो, प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहे हो, और ऐसा प्रधानमंत्री, एक बात बता दो हमें, अगर मैं वेटरनरी डॉक्टर पे, पशुओं का डॉक्टर है, और उसको इंसान का इलाज करवा दूं, तो आप ये बता दो कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा आदमी? उसे पता है कि उसकी डाइट क्या है? वो तो भैंस के हिसाब से देगा, वो तो जानवर के हिसाब से देगा, और वो उसके हिसाब से उसका कैसे इलाज करा लोगे तुम? अगर मान लो इंग्लिश के टीचर को हम और गणित की अगर कॉपी दे दें, क्या जांच लोगे? वो क्या उसमें से निकाल देगा? वो क्या मार्क्स देगा उस बच्चे को? क्या करेगा बताओ ना? तो ये जो संसद है ना, ये जो 543 बैठे हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी बात ये है, देखो जनता, वो जो नाना पाटेकर कहता था, फिल्म एक पिक्चर आई थी, तो ये नामर्दों का देश है, और ये जो इनकी खामोशी और बुजदिली है ना, और ये इनको लेके बैठेगी, और लेके बैठ रही है। शुरुआत तो हो गई है। देखो कोई भी अगर आगे रिपीट यही गवर्नमेंट हुई, अगर इन्हीं तरह के ऐसे ही प्रधानमंत्री बने, कुर्ता पजामा वाले, और जिन्हें कोई एजुकेशन का ज्ञान नहीं, ना उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि वो देश को चला लें, देश डेवलपमेंट में बहुत बहुत इंजीनियर और बहुत दिमाग डालते हैं ना, उनकी वो चलने नहीं देते। और जब चलने नहीं देंगे, जब, अब एक बात बताओ, मैं हूँ इंजीनियर, मैं एक रोड ऐसी भी बना सकता हूँ कि जो 10 करोड़ में बनेगी और 50 साल चल जाएगी, और एक ऐसी भी रोड बन सकती है कि 20 करोड़ में बनेगी और 2 साल नहीं चलेगी। उसी रोड को दूसरा इंजीनियर बनाएगा तो ऐसी बना देगा। यहाँ बहुत ही वेरिएशन है, जैसे हर चीज में अलग अलग चीज है, समझ रहे हैं? जो जिस चीज को युग पुरुष कहा जा रहा है, बोल रहे हैं ऐसे लोग जो है कभी कभार अवतरित होते हैं। मैडम जो आप एक मिनट सुनो, देखो आप तो जो सुबह से रटे आते हो उसी को रटे चले जाते हो। मोदी जी को ये बता दो कि देश का 75 साल में, नहीं 75 नहीं, 67 साल में, ईयर में, अब 77 साल हुए, मोदी जी को 10 साल हो गए, 67 ईयर में केवल 55 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्जा आया था हम पे, और अब 10 साल में वही 205 लाख करोड़ हो गया। स्टेट 48 लाख करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट पे पहुंच गया, 172 लाख करोड़ मोदी जी ने ले लिया। अब और आ रहा है। अब ये देश देखो कहाँ लेके जाओगे, उस चीज का हमें बता दो। ठीक है, तुम अगर रोड बना रहे हो, तुमको हाईवे दिखा रहे हैं ये, तो इन्होंने हमसे पता ना कितने टैक्स लिए थे। इन्होंने हमसे रोड टैक्स लिया पहले जब गाड़ी आई, फिर उसके बाद में इन्होंने टोल टैक्स लिया, फिर इन्होंने पार्किंग टैक्स लिया, फिर इन्होंने ग्रीन टैक्स लिया, फिर एंट्री टैक्स लिया। कितने कितने टैक्स लिए थे उस आइटम को, जिस मद में तुमने वो कलेक्शन किया था पैसे को, उसी मद में तो खर्च करोगे, हाईवे पे ही तो करोगे, हाईवे के पैसे को। तो ये अगर बनाओगे, जब तुम कलेक्शन इतना कर रहे हो, 60 किलोमीटर मिनिमम, उन्होंने बोला था संसद में हमारे गडकरी जी ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, कि 67 हर 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स होगा। आप मेरे साथ चले चलो, 40 किलोमीटर पर यूपी में टोल टैक्स है, तो इसका मतलब जनता की जेब काट रहे हो। 40 किलोमीटर पर तुमने टोल टैक्स क्यों लगाया? और देखो, जिस गुजरात को हाइब्रिड और वो कहते हैं वो देश का सबसे बढ़िया राज्य है, उसमें फर्जी टोल टैक्स चल रहे हैं। बात यही तो है कि जनता ये सारी चीजों को छोड़कर कह रही है कि कोई बात नहीं चलेगा, राम आए हैं वोट दो तो हम मोदी को देंगे। नहीं, देखो जनता नहीं दे रही, जनता को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सामने वाला है ना, सामने वाला अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा उस हिसाब से कि मैं राहुल गांधी को कह रहे हैं। हाँ, मैं राहुल गांधी को तो कह ही रहा हूँ, उसके बाद में और भी तो हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। मैडम, जो इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लेके और सबको बोला है, इंडिकेट किया है, वो गलत है। इस देश की राजनीति के अंदर राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, 543 एमपी में, एक तो सबसे पहले पहल उनके पिताजी ने की थी कि 1 रुपए में से 80 पैसा बीच में रह जा रहा है, और एक राहुल गांधी जी ने पहल की है कि इस देश के अंदर न्याय नहीं है। देश में देश का जुड़ा हुआ जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो बिल्कुल सत्य है, और उस सत्यता को उन्होंने कहने का साहस किया है, वो बिल्कुल सत्य है। लोग जो है दूसरे तरीके से बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं। उन्होंने संविधान है, न्याय प्रक्रिया है, और न्याय प्रक्रिया से आम जन बहुत पिछड़ा हुआ है, उस बात को रखने का साहस किया है। ये सत्यता है। और रही सरकार के बारे में,
जो बताया जाता है, सरकार का बजट हमेशा से उद्योगपतियों को प्रमोट करने का बजट होता है, जिसके कारण और जितनी वसूलियां होती हैं और जितने प्रोजेक्ट चलते हैं वो सारे का सारा विकास के नाम पे, और विकास कुछ नहीं होता है। देखो नहीं होता क्या है, मैं राहुल जी के लिए देखो, एक खाली राहुल जी को नहीं बोल रहा हूँ, जितने अपोजिशन के लीडर हैं, ममता जी हैं या जो भी प्रधानमंत्री बनने का, देखो जो मायावती जी हैं, केजरीवाल जी हैं, या जो जिसको वो है अपना सोच रहा है ना प्रधानमंत्री बनने का, तो मेरा एक मकसद है, मेरा कहना ये है कि देखो राहुल जी और सोनिया जी त्याग बलिदान और सारी चीजों ने, ईमानदार मेहनती सब कुछ है, लेकिन एक मिनट सुनो ना, जब तक वो आदमी जो देखो देश का 90% जो खर्च है ना उसमें डेवलपमेंट पे जो होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे होता है, वो एक सिविल इंजीनियर करता है, सीए करता है, समझ रहे हो, बजट को सीए बैलेंस करता है और उसको एक्सपेंडिचर और जॉब क्रिएशन का जो काम करता है वो सिविल इंजीनियर करता है। अब मुझे ये बता दो 543 में कौन से सिविल इंजीनियर है? इसमें अर्थशास्त्र, इसमें एमएससी, इसमें पीएचडी, इसमें एमफिल, इसमें कोई भी आदमी बिल्कुल कारगर नहीं होता है, उसका इसमें कोई मतलब नहीं है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल उसको डेवलप करने में। योग्य लोग सदन में योग का मतलब उन्हें राज्यसभा भेज दो, रोज योग्य होगा, अपने फील्ड में होगा। अर्थशास्त्र का आदमी तो अर्थशास्त्र जानता होगा, नहीं समझ रहे, जो जिस फील्ड का आदमी है वो उसको जानता होगा, लेकिन संसद के लिए अगर देश के लिए चाहिए तो वो वाला आदमी चाहिए। आप कह रहे पहले क्वालिफिकेशन देख के टिकट देनी चाहिए कि हाँ इस चीज के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। हाँ क्यों ना 300 इंजीनियर उतार दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हर काम जब टेबल पे आता है एक अनपढ़ आदमी को भी पता चल जाता है कि ये बुरा और ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन से अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता तो 75 साल हो गए संविधान को, और जितने लोग बैठे हुए क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे होने के बावजूद कदम कदम पे इस देश के आम जन को चूसा जा रहा है, उनके अधिकारों की हत्या की जा रही है, वो सब के सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन देखो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, पढ़े लिखे तो हैं। जब आप देश का 25,000 करोड़ रुपए पर डे भ्रष्टाचार में जा रहा है, 5,000 करोड़ विदेश में जा रहा है, हवाला के जरिए जाए चाहे किसी के जरिए जाए, 5,000 करोड़ पर डे जा रहा है, देश का पैसा विदेश जा रहा है, 25,000 करोड़ वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। जब तुम्हारा फील्ड ही नहीं है, जब तुम उस चीज में जानते ही नहीं हो, तो आप भ्रष्टाचार कैसे पकड़ लोगे? चलिए बड़ी आप बताओ, आपको अगर मैं पूछने लग जाऊं, एक रोड बन रही है, रोड में आप क्या जानते हो? कितनी रोड़ी डलेगी, उसका क्या ग्रेडेशन होगा, उसमें क्या कोफिशिएंट होगा, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कितना विटामिन कहाँ लगेगा, कितना वो लगेगा, उसमें इमल्सन लगेगा, कितना उसकी लेबर लगेगी, कितना ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ उसकी लीज में होगी, कहाँ से उसकी रॉयल्टी आएगी, कहाँ से उसका क्वेरी चुनी है। ये एक्चुअल में जनता से रिलेटेड नहीं है, और जनता जब रिलेटेड नहीं है तो जनता समझ भी नहीं पा रही। मैं किसी चीज का ना, आप अगर मेरे से एनालिसिस करवाओगे, जस्टिफिकेशन अगर मैं निकालने लग जाऊं ना, जिस चीज को 2,000 रुपए है उसी चीज को मैं 10,000 रुपए की यहीं सिद्ध कर जाऊंगा। तो बड़ी बात यही है कि योग्यता के आधार पर मंत्रालय देनी चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं हमारे बड़े भाई चौधरी साहब एक बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक हैं और जितने सांसद हैं वो एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। अगर उनसे काबिल और उनसे पढ़ा लिखा एक भी भाजपा में लेके प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से लेके सबको कह रहा हूँ मैं, उनकी बराबर हो किसी भी उसमें 10-10 डिग्रियां हैं राहुल गांधी पर, क्या वो देश चलाने लायक नहीं है? उन भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या देश उसको देश की परवाह है? पप्पू समझती है उन्हें। मैं बताता हूँ देखिए इस मीडिया ने और इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जितना पैसा खर्च राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किया है, काश अगर देश पर ध्यान देते तो 100 एम्स हॉस्पिटल और कितनी स्मार्ट सिटियां और कितना रोजगार और जो बेरोजगार युवा है कितना काम दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। एक बात बताओ भाई, ये कह रहे हैं हमारे भाई, तो एक बात बताओ ना, संसद में जब पिछले बार 2004 में और 2009 में कांग्रेस की सत्ता आई थी, तो आप बताओ राहुल गांधी जी भी तभी भी थे, सोनिया जी भी तभी थी, और उसके बाद में उन्होंने मनमोहन जी को ही क्यों चुना जी? आप बताओ ना, मनमोहन जी को, क्योंकि और भी थे बहुत सारे भाई, इन पे योग्य थे सांसद, 400 सांसद थे इन पे, 400 सांसदों में तो क्यों उनको औरों को नहीं चुना?
समझ रहे हो ना? ये कुर्बानी है, ये उनकी कुर्बानी है, ये गांधी परिवार की कुर्बानी है कि अपने आप को एक तरफ रखकर मनमोहन जी को चुना। और आज इस वक्त जो है राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। उसको क्या जरूरत है? पूरे देश में पैदल मार्च करने की क्या जरूरत है? उसे गरीब की जरूरत, उसको गरीब का फिक्र है। साहब जी, आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन जी को मौका देना, किसी ने मौका दिया इसलिए इन्होंने कुर्बानी करके उन्हें बनाया प्रधानमंत्री? आप मुझे एक बात बताइए, क्या मनमोहन जी ने इस देश के लिए कुछ किया नहीं? मनमोहन जी ने उस वक्त देश को अर्थव्यवस्था से उठाया था जिस वक्त देश की बुरी हालत थी। बेमिसाल प्रधानमंत्री है, वो रह चुके हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन आपने कहा कि कुर्बानी दी गांधी परिवार ने, उस पर मैंने सवाल किया। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज जो जरूरत है निकालने की राहुल गांधी को, क्योंकि जैसे आज हमारा देश खंड खंड है, मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि टूट रहा है देश। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश पर ना ही बेटी के ऊपर काम हो रहा है, ना ही फौजियों के ऊपर काम हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, फौजी गोली खा रहा है। तो देश में हो क्या रहा है? राहुल गांधी को इसी वजह से सड़क पर उतरना पड़ा है। अन्य जरूरत नहीं थी। उस पे ऊपर वाले का दिया इतना है कि वो 7 नस्लों तक भी खा सकता है बैठ के, मगर उसे देश की फिक्र है। देखो मैडम, मैं कोई देखो उंगली नहीं कर रहा। मैंने पहले एक बार में बोला त्यागी, बलिदानी और उस घर का तो जवाब ही नहीं है। हम उनको वो नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज ऐसी जरूर कर रहे हैं। देखो राहुल जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से मैं रोक रहा हूँ, लेकिन कम से कम मिनिमम इतना तो उन्हें करना चाहिए कि जो उनके साथ में जो लगे हुए हैं ना चारों तरफ से, वो लग रहे हैं, उनको एक बार जरूर उन लोगों का सुनना चाहिए। मैंने 4 लेटर लिख चुका हूँ। मुझे पता है 25,000 करोड़ कहाँ जा रहा है पर डे का, लेकिन आप उस सीए से, उस इंजीनियर से 25 साल, मुझे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ सब ब्रिज बनाने में, मेट्रो चलाना जानता हूँ। ये नहीं चला पाएंगे। अगर सांसद को आप कह दोगे संसद बना देना, मंदिर भी बनाना, राम मंदिर जिसका आप कह रहे हो, उसमें एक बोरी सीमेंट नहीं लगी, वो इंजीनियर की कलाकारी है ना। संसद को बनाने में इंजीनियर की कलाकारी है ना। ब्रिज ऐसे बनाते हैं, ये कौन बनाता है? ये मेट्रो चलती है, कौन बनाता है? जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो चीज देखो ना जनता समझ पा रही है ना, ये भाई लोग दोनों मेरे दोस्त ही हैं, ये समझ उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं हाँ, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन का काम इंजीनियर का है। तो लगातार देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ राहुल जी को मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपके ऑफिसों में बैठे हुए आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले उनकी विदाई करनी चाहिए। गलत लोग उनके आसपास, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको पेड़ा खिलाकर एड़ा बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात कही इन्होंने कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो उन्हें बदनाम करने की, उनके कारण जो है राहुल गांधी बदनाम हो रहे हैं। और एक लाइन बोली, पेड़ा खिलाकर एड़ा बनाया जा रहा है राहुल गांधी को। उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और तमाम चीज़ें जो हमने उस पर बात की, उन सारे शब्दों पर अपनी उस सारे बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।